इंक्रोचर्स कौन है, ग्रैबर्स कौन है वक्फ लैंड्स के, मैं आपको ये सर्कुलर्स दूंगा, उसका जायजा लिया जाए, क्या एक्शन लेना है उनको, उनकी तरफ से। अब जैसा है कि भाई वक्फ ऑफिस से कुछ लोग ओवरशूट कर रहे हैं लीज से, वो एक अलग बात हुई। डायरेक्टली जैसा कि किसी प्राइवेट पार्टी में, प्राइवेट प्रॉपर्टी में जो घुस रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट लैंड हो, प्राइवेट पर्सन का लैंड हो, तो वक्फ एक्ट भी अब अप्लीकेबल होगा उसको, और जनरल लॉ आईपीसी भी होगा, सीआरपीसी भी होगा, लैंड ग्रैबिंग एक्ट भी उसको अप्लाई होगा। तो मैं उनकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि भाई गवर्नमेंट जीओज हैं, और ये कलेक्टर जो है एवरी मंथ आप कन्वीन करें मीटिंग को, टास्क फोर्स कमेटी, देखेंगे भाई क्या क्या कब्जा हो रहा है, क्या क्या एक्शन लेना है। एक स्टेटस रिपोर्ट माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट को भेजें आप एवरी 3rd ऑफ नेक्स्ट मंथ। महकमा अक़लियती बहबूद के कमिश्नर ने इस बात का भी नोटिस लिया है कि इनाम जायदाद एक्ट में सन 1994 की तरमीम के बावजूद निजी रजिस्ट्रेशन की बर्खास्तगी के अहकामात पर अमल आवरी नहीं हो रही है। माइनॉरिटी कमिश्नर का कहना है कि इस सिलसिले में सरकारी अफसरों को सख्त हिदायतें जारी की गई हैं और इनामी जमीनों की वापसी को यकीनी बनाया जा रहा है। ईटीवी न्यूज, हैदराबाद। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द हाजिर होंगे। अपनाइए मिला स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा। लोगों का ये कहना है कि बच्चे पढ़ लिख करके जो है वो आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन अखलाकी तालीम जो है वो कहीं ना कहीं उसमें गिरावट दर्ज की जा रही है। टीचर्स को भी सोचना चाहिए कि उन्होंने टीचिंग के, तदरीस के मुकद्दस पेशे को कारोबार बना लिया है। आपको लगता है कि गिरावट जो है वो दोनों ही जगह देखी जा रही है? जस्टिस सच्चर ने कहा कि मुसलमानों की तालीमी हालत दलितों से भी बदतर है। इस वक्त का एक सियासी मंजरनामा है, उसमें हम देखते हैं कि नजरियाती सतह पर एनसीईआरटी की निसाब की किताबें तैयार होने लगी हैं। दौर हाजिर में तालीम व अखलाक का गिरता मियार। देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल, जुमे की रात 8 बजे और इतवार दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। बेंगलुरु की ईदगाह जदीद ट्रस्ट के अहाते में स्कूल और ट्रस्ट के दरमियान जारी तनाजा आखिरकार हल हो गया है। कर्नाटक के वज़ीर अक़लियती बहबूद कमरुल इस्लाम की सालिसी में यह मसला बाहमी रजामंदी से हल कर लिया गया। बेंगलुरु के ईदगाह जदीद ट्रस्ट के अहाते में नजमुस्सहर नामी स्कूल कायम है। पिछले कई बरसों से इस स्कूल को ईदगाह ट्रस्ट की इमारत से खाली करवाने की कोशिश की जा रही थी। स्कूल की बेहतरीन कारकर्दगी को देखते हुए हुकूमत ने स्कूल को ग्रांट फराहम की है, ताहम ईदगाह ट्रस्ट अपने मौक़िफ़ पर कायम थी। कर्नाटक के वज़ीर अक़लियती बहबूद व औक़ाफ़ कमरुल इस्लाम ने इस मामले को संजीदगी से लेते हुए फरीक़ैन के बीच मुसालहत करवा दी। अक़लियती वज़ीर का कहना है कि इस स्कूल में इलाके के गरीब और मुस्तहक़ तलबा ज़ेर तालीम है। यहाँ पर कुछ फैसले लिए, चूंकि नए एक्ट में 30 साल के लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को देना है, तो हमने ये तय किया कि जुबैदा बेगम नया फ्रेश लीज के लिए अप्लाई करें, और इब्राहिम साहब ने ईदगाह ट्रस्ट की तरफ से हमें तय खुद दिया एक्सक्लूसिवली जो सेकंड फ्लोर की बिल्डिंग उनके पास है, विदाउट शेयरिंग वो बिल्डिंग उन्होंने देंगे। कर्नाटक वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने इस सिलसिले में स्कूल इंतजामिया की शिकायतों को दूर करने का भी यकीन दिलाया। लेकिन उनका कंटेंट नहीं है, किराया नहीं दिए, कई महीनों से किराया नहीं दिए और उनको वादा भी करे थे खाली करके जाती, इस बैकग्राउंड में दिया है। इंशाल्लाह सेक्रेटरी आने के बाद तहकीकात करके अगर सही कुछ ऐसा गलती किया तो उनके ऊपर एक्शन लेंगे, डायरेक्शन देंगे। माहदे के तहत ईदगाह जदीद ट्रस्ट अपनी इमारत 30 साल के लिए स्कूल को किराए पर देगी। फरीक़ैन ने इस माहदे पर इत्मीनान का इजहार किया है। ईटीवी न्यूज, बेंगलुरु। और अब कुछ बैनुल-अक़वामी खबरें। खबर सोमालिया से है। सोमालिया के दारुल-हुकूमत मोगादिशु में किए गए 2 खुदकुश हमलों में कम से कम 11 सिक्योरिटी अहलकार हलाक जबकि मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं। जख्मियों को नजदीकी अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। यह हमला दारुल-हुकूमत के मशहूर होटल जजीरा को निशाना बनाकर किया गया। खबर पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के साबिक सदर परवेज मुशर्रफ को दिल का दौरा पड़ने के सबब आज अदालत ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी न करने का फैसला किया है।
अदालत ने मुशर्रफ के खिलाफ मुकदमे की अगली समाअत 6 जनवरी को करने का फैसला किया है। परवेज मुशर्रफ पर मुल्क से गद्दारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज है और उसकी समाअत इस्लामाबाद की खुसूसी अदालत में हो रही है। ख्याल रहे कि परवेज मुशर्रफ आज अदालत में पेश होने जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें दिल का दौरा पड़ा। आनन फानन उन्हें फौजी अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल उनकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। मुशर्रफ कल भी अदालत में पेश नहीं हो सके थे। तब अदालत ने कहा था कि 2 जनवरी को मुशर्रफ को किसी भी हालत में अदालत में हाजिर होना होगा, नहीं तो उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी करने का फैसला किया जा सकता है। बांग्लादेश में अपोजिशन का 1 जनवरी से नॉन स्टॉप ब्लॉकेड आज दूसरे दिन भी जारी रहा। आज भी एहतजाजियों और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें हुई। आज की झड़पों में 2 पुलिस एहलकार समेत कम से कम 12 अफराद जख्मी हुए हैं। बांग्लादेश में 5 जनवरी को होने वाले आम इंतखाबात को सबूताज करने के लिए 18 सियासी जमातों पर मुश्तमिल अपोजिशन इत्तेहाद ने 1 जनवरी से मुसलसल बंद की कॉल दे रखी है। इस आम हड़ताल के दौरान अपोजिशन जमातों के कारकुन पूरे मुल्क में रास्ता रोको तहरीक चला रहे हैं। इस मुहिम के दौरान अपोजिशन कारकुनान तमाम छोटे बड़े रास्तों पर रुकावटें खड़ी कर रहे हैं और नक्ल हमले के तमाम जराये को ठप करने की हर मुमकिन कोशिश में जुटे हुए हैं। इस रास्ता रोको मुहिम के दौरान बरसरे इख्तियार जमात अवामी लीग और पुलिस के साथ अपोजिशन जमातों के बीच झड़पें हो रही हैं। बांग्लादेश के शुमाली जिला बोगरा में हुई झड़पों के दौरान कई अफराद जख्मी हुए हैं। बोगरा जिले में बरसरे इख्तियार जमात अवामी लीग और सबसे अहम अपोजिशन जमात बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कारकुनों के दरमियान उस वक्त शदीद झड़पें हुई जब बलूरहाट बाजार इलाके में वाक़े अवामी लीग के ऑफिस में अपोजिशन कारकुनों ने तोड़फोड़ मचाई। जाए वक़ूफ़ पर पुलिस की आमद के बाद एहतजाजियों और पुलिस के दरमियान भी जबरदस्त झड़पें हुई। बांग्लादेश की मकामी मीडिया के मुताबिक पुलिस और एहतजाजियों के दरमियान हुई झड़पों में चंद पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए हैं। उधर मुल्क के दारहुकूमत ढाका के मीरपुर इलाके में एहतजाजियों ने एक बस को नजर आतिश कर दिया है। इस दौरान भी पुलिस और एहतजाजियों के बीच झड़पें हुई हैं। इन झड़पों में कुछ एहतजाजी जख्मी हुए हैं। एहतजाज के दौरान ढाका के तोपखाना रोड पर 3 दस्ती बम के फटने की भी इत्तला है। इन दस्ती बमों की जद में आकर एक शख्स शदीद तौर पर जख्मी हुआ है। उधर राजशाही शहर में पुलिस ने एक क्रूड बम बरामद किया है। 1 जनवरी को पूरे बांग्लादेश में एहतजाज और मुजाहरे हुए थे। 1 जनवरी को बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी से मुंसलिक तंजीम जुबोडल का एक कारकुन एहतजाज के दौरान हलाक हो गया था। बांग्लादेश में 18 अपोजिशन जमातों के ग्रुप की क़ियादत अहम अपोजिशन जमात बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी कर रही है। अपोजिशन जमातें इंतखाबात से कबल शेख हसीना हुकूमत की तहलील और गैर सियासी अबूरी इंतजामिया की निगरानी में इंतखाबात मुनक़िद कराने का मुतालबा कर रही हैं, जबकि वज़ीर आज़म शेख हसीना अपोजिशन के मुतालबात को मुस्तरद करते हुए 5 जनवरी को आम इंतखाबात कराने के फैसले पर अड़ी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मालदीव के सदर अब्दुल्ला यामीन से मालदीव में सरमायाकारी करने वाले हिंदुस्तानी सरमायाकारों के मसाइल हल करने की अपील की है। दिल्ली में मालदीव के सदर अब्दुल्ला यामीन से बातचीत के दौरान डॉक्टर मनमोहन सिंह ने माले बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट की तामीर से मुताल्लिक 500 मिलियन अमरीकी डॉलर के GMR प्रोजेक्ट मुआहदे को मालदीव की जानिब से रद्द किए जाने को अफसोसनाक बताया। मालदीव का सदर मुंतखब होने के बाद पहली मर्तबा हिंदुस्तान के दौरे पर दिल्ली आए अब्दुल्ला यामीन ने भी हिंद मालदीव ताल्लुकात में बेहतरी लाने पर जोर दिया। अब्दुल्ला यामीन ने कहा कि GMR प्रोजेक्ट मामला हल कर लिया जाएगा। Gratefully accepted the invitation of His Excellency, the President of Maldives. Thank you very much, Prime Minister. खबर दिन भर में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। आदाब। उत्तर प्रदेश के काकोरी में वाक़
खानकाह काज़मिया कलंदरिया रहमतुल्लाह अलैह दरगाह की क्या है तारीखी अहमियत। देखिए प्रोग्राम बारगाहे रकीबा बुध की रात 8:30 बजे और जुमा को दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। लोगों का ये कहना है कि बच्चे पढ़ लिख करके जो है वो आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन अखलाक की तालीम जो है वो कहीं ना कहीं उसमें गिरावट दर्ज की जा रही है। टीचर्स को भी सोचना चाहिए कि उन्होंने टीचिंग के तदरीस के मुकद्दस पेशे को कारोबार बना लिया है। आपको लगता है कि गिरावट जो है वो दोनों ही जगह देखी जा रही है? जस्टिस सच्चर ने कहा कि मुसलमानों की तालीमी हालत दलितों से भी बदतर है। इस वक्त का एक सियासी मंजरनामा है, उसमें हम देखते हैं कि नजरियाती सतह पर एनसीईआरटी की निसाब की किताबें तैयार होने लगी हैं। दौर हाजिर में तालीम और अखलाक का गिरता मियार। देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल जुमे की रात 8 बजे और इतवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी। आदाब, मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। इस्तकबाल करता हूं आप सभी का दुरे ख्वाब में। आज हम बात करेंगे आम इंतखाबात की। लोकसभा चुनाव जो है वो सर पे हैं, बहुत कम वक्त रह गया है लोकसभा चुनाव में, 2-4-6 महीने मैक्सिमम। ऐसे में किस तरीके से जो है पार्टियां तैयारी कर रही हैं और कैसे जो है वोटर्स को वो जोड़ने की कोशिश कर रही है, और इस सब के बीच माइनॉरिटी का क्या कुछ रोल रहने वाला है आम इंतखाबात में, कौन कौन से इश्यूज के ऊपर इलेक्शन लड़ा जाएगा, इस पर हम बात करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, इनका तारुफ हम करा दें। हमारे साथ हैं जसबीर सिंह जी, आप पूर्व चेयरमैन हैं राज्य अल्पसंख्यक आयोग के और बीजेपी से आपका ताल्लुक है, इस्तकबाल है आपका। आपके अलावा हमारे साथ हैं इंद्रराज सिंह जी, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं SC/ST संगठनों का जो परिसंघ है उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपका भी स्वागत है। और इनके अलावा हमारे साथ हैं मौलाना फजल हक साहब, आप एक्स चेयरमैन हैं राज्य मदरसा बोर्ड के, कांग्रेस से भी आपका ताल्लुक है, आपका भी इस्तकबाल हम करते हैं। और सबसे पहला सवाल आपसे करेंगे, लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट जो है वो शुरू हो गई है, पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। दिल्ली में आपने देखा कि राहुल गांधी अपनी अलग तैयारी कर रहे हैं और मोदी जो है वो अपनी अलग तैयारियां कर रहे हैं। क्या लगता है आपको कौन कौन से वो इश्यूज हैं जो इस बार हावी रहने वाले हैं? क्योंकि भ्रष्टाचार की हम बात करते हैं, सांप्रदायिकता की बात करते हैं, आतंकवाद की बात होती है, रोजगार की बात होती है कि रोजगार लोगों के पास नहीं है, एजुकेशन भी है, कई सारी चीजें हैं। आपको लगता है कि कौन कौन से इश्यूज जो है वो मेन रहने वाले हैं और इसमें माइनॉरिटी का जो है वो क्या कुछ रोल रहने वाला है? जो आपने 60 साल में हासिल किया या नहीं कर सके, इसके ऊपर हिंदुस्तान की जनता, हिंदुस्तान का अवाम अपना फैसला देने वाला है। और हिंदुस्तान के अवाम के अंदर आपको इस बात को भी मद्देनजर रखना पड़ेगा कि इस चुनाव में भारी तादाद में युवा मतदाता जो है, फर्स्ट टाइम जो वोटर है, उसकी तादाद भी बहुत बड़ी है। युवा मतदाता है, उसकी तादाद भी बहुत बड़ी है, उसकी एक्सपेक्टेशंस भी डिफरेंट है। पहले के चुनावों में जो मतदाता था उससे उसकी डिफरेंट है, उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड, उसकी इकोनॉमिक एक्सपेक्टेशंस, सोसाइटी में उसके लिए जो मुद्दे हैं दे आर एंटायरली डिफरेंट जो पहले के चुनावों में रहे थे। तो उस दृष्टि से मैं समझता हूं कि 2014 का चुनाव बड़ी अहमियत रखता है। और जो युवा मतदाता है, जो फर्स्ट टाइम वोटर है, उसकी एक्सपेक्टेशंस है रोजगार उसको मिलना चाहिए, अच्छी गवर्नेंस होनी चाहिए, करप्शन फ्री सोसाइटी होनी चाहिए, और डिलीवरी सिस्टम, सरकार की जो अलग अलग अरबों रुपए, खरबों रुपए की योजनाएं हैं, उनका डिलीवरी सिस्टम जो बिल्कुल बुरी हालत में है, वो दुरुस्त हो, चुस्त हो, दुरुस्त हो, उसके लिए अवाम अपना वोट देने वाला है। और उनको अवाम को एक अल्टरनेटिव नजर आ रहा है पूरे देश में। गुजरात का जो मॉडल है तरक्की का, वो लोगों को, मतदाताओं को अट्रैक्ट कर रहा है। और जो पिछला कुशासन रहा है पिछले 10 सालों का, कम से कम आप इसको गिनिएगा कि 10 सालों में जिस तरीके की सुस्ती का आलम, जिस तरीके से एक डिफीटिस्ट एटीट्यूड, जिस तरीके से करप्शन के अंदर केंद्र सरकार और केंद्र सरकार में बड़ी जिम्मेदार पदों पर रहने वाले लोग करप्शन में फंसे रहे और डिलीवर नहीं कर पाए हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं लोगों में नाराजगी और वो शायद बड़े मुद्दे रहेंगे। आपको लगता है कि कांग्रेस के खिलाफ जो है वो माहौल बनना शुरू हो गया है? अगर हम जो 4 स्टेट में असेंबली इंतखाबात हुए, जो इनके रिजल्ट्स आए हैं ये बता रहे हैं, एक अरुणाचल को आप छोड़ दीजिए, वो अलग बात है, वहां पर जो है वो कांग्रेस अच्छी तरीके से पहले से भी ज्यादा सीटें लेकर के आई है। लेकिन ये जो इंतखाबात हुए हैं, इसका कहीं ना कहीं असर ये लग रहा है आपको कि
लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को इसका खमियाजा भी उठाना पड़ेगा और कांग्रेस के खिलाफ गुस्सा है लोगों में, क्योंकि भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा है, करप्शन है और तमाम तरह की चीजें जो हैं वो सब कांग्रेस के खिलाफ ही जा रही है। कि आम इंतखाबात ने हमें सिग्नल दे दिया है लोकसभा के लिए कि इसके नतीजे भी चौंका देने वाले होंगे। मैं इस बात को नहीं मानता कि इस इलेक्शन के अंदर विकास एक मुद्दा रहा। अगर आप गुजरात के विकास का मॉडल बताते हैं तो राजस्थान में आजादी के बाद राजस्थान की तारीख में जितना विकास अशोक गहलोत साहब ने कांग्रेस सरकार ने किया, मैं समझता हूं कि इतना विकास किसी सूबे में नहीं हुआ। अगर विकास ही मुद्दा होता तो सबसे ज्यादा सीटें राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को मिलती। कहते हैं कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं, खाने के कुछ और होते हैं। यही हाल है, जो लोग गुजरात का विकास का मॉडल बता रहे हैं वो दिखाने के लिए विकास है, मगर उन्होंने यहाँ की युवाओं को, यहाँ की पीढ़ी को एक गलत जहन दिया है। और हमारा समाज, हमारे देश के जो लोग बड़े भावुक हैं, बड़े जज्बाती हैं, वो धार्मिक और जज्बाती नारों में जुड़ जाते हैं। तो उन्होंने एक समुदाय के लिए तो विकास बताया, मगर दूसरे को विनाश की सूरत भी नौजवानों के सामने रखी। ऐसे नौजवानों का जहन उससे खराब हुआ और उन्होंने विकास की राह को छोड़कर जो जहनियत है ये हमारे देश के लिए बड़ा खतरा है। मैं समझता हूं कि हम सबको इस मुल्क की तरक्की के लिए सोचना है, नौजवानों को रोजगार के लिए अच्छे रास्ते दिखाने हैं, मगर उनको देश के लिए ये लाइन जरूर बतानी है कि हमारा विकास इस मुल्क में मुसीबत कायम रहेगा कि हिंदू मुस्लिम एकता रहे, भाईचारा रहे। अगर ये भाईचारा नहीं है तो विकास का कोई मकसद। बिल्कुल। इंदिरा सिंह जी, आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव की जो है, जैसे हमने कहा सुगबुगाहट जो है वो शुरू हो गई है, पार्टियां जो है अपने तौर पर वो तैयारियां भी कर रही हैं, आपको लगता है कि बहुत सारे इश्यूज हैं, उनके अलावा कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता जो है वो हावी हो जाती है विकास के ऊपर, और जो दूसरे इश्यूज हैं जिनके ऊपर बात होनी चाहिए, तालीम, रोजगार, नौकरियां, इनके ऊपर बात कम होती है और कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता जो है वो ज्यादा हावी हो जाती है? देखिए खुर्शीद जी, मैं आपसे इससे सहमत हूं। इस देश में दो ध्रुवीकरण पार्टियों का, बीजेपी कांग्रेस का हो रहा है और इसके अंदर कांग्रेस का चूंकि ज्यादा राज रहा है तो कांग्रेस ने जिन तबकों का वोट लिया, अल्पसंख्यक हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, तो कांग्रेस ने इन वर्गों, कांग्रेस का जो धीरे धीरे जो नुकसान हो रहा है वो केवल इसलिए हो रहा है कि इन वर्गों की उपेक्षा कांग्रेस ने की है। विशेषकर देख लीजिए 91 के बाद जो लिबरलाइजेशन के नाम पे जो पॉलिसी आई है, लिबरलाइजेशन में इन्होंने हमारे दलित वर्ग के लिए भी जो आरक्षण था उसका 80% आरक्षण खत्म हो गया और राज्य का जो 100% क्षेत्र था 100 में से 80% क्षेत्र का निजीकरण हो गया, जिससे हमारे लोगों का आरक्षण 1/5% ये रह गया है। इससे बड़ा नुकसान हुआ, हमारा आदमी अब यू टर्न लेने की स्थिति में आ गया है। दूसरी तरफ यह है कि जिस ढंग से कॉर्पोरेट घरानों को विकसित किया गया है इस देश के अंदर, इस देश का केवल 5% लोग 95% का हक हावे। देश में, देश आजाद होने के समय इस देश की जो जमीन है वो हर कौम को, हर मजहब को, हर जाति को बराबरी में बंटनी चाहिए थी। आज हालात ये है कि भूमिहीन लोग 70% लोग हैं। उन भूमिहीन लोगों का जो आक्रोश है, उन भूमिहीन लोगों की जो फुल सिक्योरिटी भी लाया जा रहा है, आज जो कांग्रेस ने दिया है वो ये दिया कि मकान के नाम पे रेन बसेरा दिया, रोजगार के नाम पे नरेगा दिया। तो जो ऐसे हालात जो पैदा हुए हैं बेरोजगारी के, जो स्लम्स डेवलप हो गई हैं देश में, जो भी विकास के नाम पे एजेंडा लाए गए हैं उसमें केवल इन वर्गों को, जिन वर्गों से कांग्रेस वोट ले रही थी, उनको विकास से दूर रखा। बिल्कुल। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और अब्दुल खान में आज हम बात करें लोकसभा चुनाव जो है वो होने वाले हैं, बहुत ज्यादा वक्त नहीं रहा है, ऐसे में क्या कुछ जो है वो मुद्दे उभर करके आएंगे, कौन से मुद्दे हावी रहेंगे। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जैसे हाजिर होंगे तो जानने की कोशिश करेंगे कि दलित मुस्लिम एकता की बात होती थी, गठबंधन की बात होती थी, जाट और मुस्लिम गठबंधन की बात होती थी, या फिर यूपी और बिहार में यादव और मुस्लिम होते थे। अब ये गठबंधन जो है ये कहीं ना कहीं क्यों टूट रहे हैं और इससे नुकसान जो है वो पार्टियों के अलावा किन समाजों को हो रहा है, इस पर बात करेंगे। एक ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द हाजिर होंगे। Developing lifestyles, developing opportunity, developing taste, developing the future, developing trust, developing dreams, developing faith. Amrapali Group, developing India. मुझे जैसी लड़की चाहिए वो तो बनी ही नहीं। मुझे किसी ने पूछा है मुझे कैसा लड़का चाहिए? तो क्या सोचा तुमने हमारे आने वाले फ्यूचर के बारे में? मिलकर सोचेंगे। क्या आप दोनों को यह निकाह मंजूर है? नहीं।
इंतहा सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ कलर्स पर। भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए 10 पॉइंट का एजेंडा। भ्रष्टाचार का कैंसर, कैसे हिंदुस्तान को मुक्त करें इस भीषण बीमारी से। जो मामला सीबीआई को लोकपाल देगी वो लोकपाल को ही जवाब देगी। सरकारी सेवाएं जो हैं वहीं पे सबसे ज्यादा करप्शन आम आदमी फेस करता है। इम्प्लीमेंटेशन की कमियां हैं, कमियों को एड्रेस करना चाहिए। हर पॉलिसी में ट्रांसपेरेंसी चाहिए। सर्कल रेट को मार्केट रेट के साथ जोड़ दे। जो ब्लैक मनी लैंड में जनरेट होता है वो एकदम खत्म हो सकता है। ये तो एकदम अनिवार्य है। जानिए कैसे बदलेगा भारत। चेंज इंडिया, एन एजेंडा फॉर द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। इन वक्त पर ईटीवी उर्दू पर देखिए ईटीवी उर्दू सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। तरमीम नहीं हो सकती। हम लोग नए मुल्क बना सकते हैं, तहजीब की तकसीम नहीं हो सकती। जो हंसकर तीर खाए वाकई सीना उसी का है, शहादत जिसको मिल जाए यहाँ जीना उसी का है। ये कहकर ले लिया छम्मों ने मेरे गाल पर बोसा, जो खुद बढ़कर उठाले हाथ में मीना उसी का है। मैं हिंदुस्तान की बेटी हूँ, उर्दू नाम है मेरा। मैं हिंदुस्तान की बेटी हूँ, उर्दू नाम है मेरा। मुझे फिरकों में मत बांटो, मेरा मजहब मोहब्बत है। इस सनीचर महफिल मुशायरा में देखिए दिल्ली उर्दू अकेडमी के जेर एहतमाम जश्न जमहूरियत के मौके पर लाल किला में मुनक्किदा एक शानदार कुल हिंद मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं जिंदा तिलिस्मात, तमाम मौसमी बीमारियों की एक असरदार दवा। ताउन कर रहे हैं मिला स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। तेज कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा, बस है तो न्यूरामेंट है ना। बीबीसी, दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ईटीवी के दर्शकों के लिए बीबीसी के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी बीबीसी ग्लोबल इंडिया हर शुक्रवार शाम ईटीवी पर। महसूस करें खबरों की धड़कन। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका, अक्से रसोई, पीर का जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ब्रेक के बाद एक बार आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं अधूरे ख्वाब और आज हम बात कर रहे हैं लोकसभा चुनाव की। नया साल शुरू हो रहा है, ऐसे में पार्टियों ने इंतखाबात जो है आम इंतखाबात उनकी भी तैयारियां शुरुआत कर दी हैं और इस बीच समझाने की कोशिश करें कि जो मुद्दे हैं वो कौन कौन से होंगे, हावी मुद्दे जो है वो या भारी मुद्दे कौन से होने वाले हैं, इस पर हम बात करेंगे। जसबीर सिंह जी आपके पास आएंगे। हम एक जमाने में देखते थे कि दलित मुस्लिम मिलकर के जो है वो एक पार्टी को एक तरीके से कहा जाए तो वो एक पार्टी का वोट बैंक हुआ करते थे। और यूपी और बिहार में चले जाइए तो यादव और मुस्लिम, इस तरीके से राजस्थान में जाट और मुस्लिम मिलकर के जो है वो किसी एक पार्टी के पक्ष में वोट करते थे तो वो पार्टी जो आगे निकलती थी। अब ये जो गठबंधन है या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो है ये कहीं ना कहीं कम होती जा रही है। क्या लगता है, क्या वजह है इसकी और उससे नुकसान जो है वो अल्टीमेटली किसको हो रहा है? चाहे दलित हो, चाहे अकलीतें हो, जिसमें मुस्लिम समाज भी हो, आज उनकी सोच ऊपर उठ रही है। जो उनकी जो बेसिक जो सोसाइटी के अंदर जो जगह थी वो उनको संरक्षित महसूस होती है और जो शिक्षा आ रही है, तालीम आ रही है और इकोनॉमिकली भी कंडीशन जो है पहले जितनी बदतर थी वैसी नहीं है, ऊपर उठी है। तो वो जो है जो उनके जो कुछ लोग जो उनका नेतृत्व करते थे वो समझते थे, नेता थे वो जो उन समाजों के, वो समझते थे कि जैसा हम इशारा करेंगे पूरा का पूरा चाहे दलित समाज या पूरा का पूरा मुस्लिम समाज उनके कहने पर वोट देगा। वो स्थितियां एकदम बदल चुकी हैं। और राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में आप देखें जिस तरीके से पिछले चुनाव के अंदर कांग्रेस कोई
बिल्कुल जो हालत जो खराब हुई है, 16 अकलियतों को टिकट दिया, कोई भी अकलियत समाज का, मुस्लिम समाज का व्यक्ति उनका चुनाव नहीं जीत सका। तो जो अकलियतें भी हैं वो अपनी तरक्की चाहती हैं तेज रफ्तार से, और उनकी सोच भी जो दूसरा बड़ा समाज है उसके साथ ही वो भी शामिल है। उनको आप सेग्रीगेट कर उनको आइसोलेट कर मुस्लिम समाज को या दलित समाज को आप ना देखें। अगर आप उनको देखने की ऐसे अलग सेग्रीगेट कर देखने की गलती करेंगे तो मैं समझता हूं कि वही हश्र होने वाला है राजनीतिक पार्टियों का, चाहे कांग्रेस है चाहे दूसरी पार्टियां हैं, जैसा कि उनका इस विधानसभा चुनाव के अंदर हुआ है। उनकी सोच भी वही है, वो तरक्की चाहते हैं, महंगाई से वो भी ग्रस्त हैं, भ्रष्टाचार से वो भी त्रस्त हैं, और जिस तरीके से समाज के अंदर वीक लीडरशिप दी जो सत्ताधारी पार्टी थी राजस्थान में और जो दिल्ली में आज सत्ताधारी पार्टी है, एक तरीके से लोगों को लगने लगे, अकलियतों को भी, कि ये जो है कहने के लिए तो कहते हैं लेकिन हमारे को कोई ये तरक्की के रास्ते पर लेकर जा नहीं पाए, ठोस कदम जो है वो नहीं उठा। और विजन की जो आज जो है, विजन की मैं आपको बता दूं कि जैसे वसुंधरा जी का है, एक विजन है, एक सोच है, नरेंद्र मोदी का एक विजन है कि हम इस देश को, देखिए तबकों को ले जाने की बात को भी अब आपको कहीं ना कहीं छोड़ना पड़ेगा। जब देश आगे बढ़ेगा तो सभी आगे बढ़ेंगे, सारे समाज आगे मिलाकर के सबको ओवरऑल तस्वीर अगर सबको साथ लेकर चलेंगे, एक की कीमत पर दूसरे के वोट लेने की अगर आप कोशिश करेंगे तो वो कैसा होगा। इंद्रनाथ सिंह जी, ये सवाल आपसे भी रहेगा। अगर राजस्थान की हम बात करें, पदोन्नति में आरक्षण दिया गया है दलित भाइयों को, और कांग्रेस का जो है परंपरागत वोट माना जाता रहा है दलित और मुस्लिम, और इस बार जो है बीजेपी को मुस्लिम वोट भी मिला है और दलित वोट भी मिला है। तो ये जो है कहीं ना कहीं आपने कहा यू टर्न ले रहे हैं लोग, अब वो ज्यादा समझदार हो रहे हैं या फिर वजह क्या है आपको, या जहां भी वो है वो वहां से संतुष्ट नहीं है इसलिए जो है वो कहीं ना कहीं यू टर्न ले लेते हैं? सबसे बड़ा भ्रम ये है कि हमें आरक्षण, जो पहले राजनीतिक आरक्षण की बात करूं, 122 सांसद हमारे लोग संसद में पहुंचते हैं। 122 सांसद ये वो लोग हैं जो राजनीतिक पार्टियों के लोग हैं, ये हमारे समाज के द्वारा इच्छा से चुने हुए लोग नहीं है। 1932 में 17 अगस्त को जो बाबा साहब अम्बेडकर जो कम्युनल अवार्ड लाए थे, इसमें दलित को ही चुनेगा, वो एजेंडा गांधी जी ने 24 सितंबर 1932 को आमरण अनशन करके क्वेश करा दिया, जब से हमारी लीडरशिप खत्म हो गई। और ये जो राजनीतिक लोग हैं ये हमारी बात नहीं करते, इस वजह से 67 वर्षों में हमारा विकास नहीं हुआ, और हमारा चूंकि विकास कांग्रेस ने नहीं किया इसलिए कांग्रेस भी पिछड़ गई। दूसरा, पदोन्नति में आरक्षण है, ये तो एक हवा फैलाया जा रहा है दोनों वर्गों को बांटने के लिए, राजनीतिक षड्यंत्र है। हम तो कह रहे हैं कि हमारी जितनी आबादी है 34% SC ST की, उस हिस्से में हमें पदोन्नति की पदे भी दे दी जाए। पद और पदोन्नति डिफरेंट है ही नहीं। जो आदमी एक बार सब इंस्पेक्टर लग गया, क्या वो ऐसे तो नहीं बनेगा? हमारे जितने पद जनसंख्या के हिसाब से उतने पद मांग रहे हैं, इसलिए इस देश में ये कंफ्यूजन फैलाया जा रहा है जातियों को लड़ाने के लिए राजनीतिक पार्टियों के द्वारा। ये मुद्दा है ही नहीं। तीसरी बात आप कर रहे हैं दलित और मुस्लिम एकता पहले भी थी, आज भी है। तो ये जो मीडिया के द्वारा जो एक माहौल खड़ा किया जा रहा है पूरे देश के अंदर, वो इसलिए किया जा रहा है कि इनको कैसे न कैसे डिफेंसिव किया जाए। आप ये देखिए कि विकास के नाम पे ऐसी कौमें, दलित है, अल्पसंख्यक है, जो इन लोगों का विकास की जिम्मेदारी क्या कांग्रेस की या भारत सरकार की नहीं थी? इस देश में जब ज्यादा शासन कांग्रेस करती है तो इस देश के आजादी के समय जब हमारे पास हमारे जो हक हकूक थे कायम रहते, जमीन थी हमारे पास भी, वो छीन ली गई। हमारे से 833 उद्योग है वो हमसे छीन लिए गए, हमारे पास कुछ भी नहीं रहा। तो ऐसे हालात में केवल नरेगा के भरोसे इन वर्गों को रखना। मोटे तौर पर हम देखते हैं कि कांग्रेस का परंपरागत वोट रहा है दलित और मुस्लिम, और उनका कहीं ना कहीं एक तरीके से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी रहती थी इन दोनों कौमों के बीच। और मैंने कहा यादव मुस्लिम, जाट और मुस्लिम, ये सब ये कहीं ना कहीं इनके अंदर बिखराव आ गया है, या फिर जो है सियासी समझ बढ़ गई है, और इसका ज्यादा नुकसान जो है वो मुस्लिम तबके को हो रहा है, क्योंकि उनकी सीट्स जो है वो पॉलिटिकली रिजर्व नहीं है। तो इसका नुकसान आपको लगता है कि वाकई मुस्लिम तबके को ज्यादा हो रहा है? आज की मौजूदा सियासत में ये बात बड़ी अमीर नजर से देखी जा रही है। मैं समझता हूं कि हर एक जाति को इस देश में है, हर एक व्यक्ति को अपना मान सम्मान चाहिए। जहां उसे इज्जत की जगह मिलेगी, जहां उसका मान होगा, सम्मान होगा, वो वहां जाएगा। कांग्रेस के साथ बहुत ताकत के साथ अकलियत इसलिए जुड़ा है, खासतौर पर राजस्थान के अंदर, कि वहां उसका मान होता है, सम्मान होता है, इज्जत होती है। गरीब से गरीब तबका भी और अमीर से अमीर तबका भी दिल से इस बात का ख्वाहिशमंद होता है। मगर ये राजनीतिक पार्टियां उनको बेइज्जत करती हैं, उनको ऐसी ऐसी मिसालें पेश करती हैं। उनका मकसद एक तरफ जहां उनका मान सम्मान गिराना है, वहीं मेजोरिटी को, हमारे देश के उन लोगों को जो बहुसंख्यक हैं, उनको ये बताना है कि ये दूसरे नंबर की शहरी है, सारा मान सम्मान तो इन्हीं लोगों के लिए। फिर ऐसे हालात में अकलियत क्या फैसला करें? ये जो जात की सियासत थी,
इस पर अब धर्म की सियासत हावी आ रही। लोग पहले जात और कबीलों में जात के सरदारों की, जात के पटेलों की बात मानते थे।